रूही रास्ते में चल रही होती है कि अचानक उसकी चप्पल टूट जाती है और वह रोते हुए बोलती है। भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। जब किसी अच्छे काम के लिए जाऊं और या फिर घर से बाहर निकल जाऊं, कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही जाता है। फिर से मेरी चप्पल टूट गई। क्या करूं? मुझे जाना था ऑफिस, चप्पल लेके थोड़ी ना जाऊंगी। रूही आसपास मोची तलाशने लगती है, लेकिन उसे कोई भी मोची नहीं मिलता है। रूही अपनी टूटी चप्पल उठाती है और वापस से अपने घर की तरफ जाती है। अपनी बेटी को घर पर ऐसे वापस देखकर रूही की माँ अनीता उससे बोलती है। अरे क्या हुआ? तू तो ऑफिस के लिए गई थी और ऑफिस नहीं गई क्या? तेरी छुट्टी है क्या तेरी ऑफिस से? ये तुझे निकाल दिया है इसलिए तू घर वापस आ गई है। और तू घर वापस आई क्यों है, पहले ये बता। माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब देख लो, खुद ही मैं जा रही थी जॉब के लिए, अच्छा खासा तैयार होकर निकल गई थी घर से। थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि बीच में ही मेरी चप्पल टूट गई। अब टूटी हुई चप्पल लेकर मैं थोड़ी ना जा सकती हूँ ऑफिस, और रास्ते में मुझे कोई मोची भी नहीं मिला। अब बताओ, इससे ज्यादा फूटी किस्मत किसी और की हो सकती है क्या? सच में मेरा दिमाग खराब हो गया। आज ऑफिस भी नहीं गई, पूरा दिन खराब जाएगा अब। अरे तो इसमें रो क्यों रही है? चप्पल ही तो टूटी है, और वैसे भी ऐसी चीजें टूटी जाती हैं। इतनी साल पुरानी चप्पल हो गई है, आज नहीं तो कल टूटनी ही थी। और आज तो ऑफिस के लिए जा रही थी तो तेरी चप्पल टूट गई। कोई नहीं, हम नई चप्पल ले लेंगे। इसे छोड़, हम ना शाम को चप्पल लेने चलेंगे। माँ, आपको ही लग रहा है क्या? सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। हर रोज रोज कुछ ना कुछ थोड़ी ना होता होगा, तो कल कुछ और हो जाएगा। पता नहीं कौन सी फूटी किस्मत लेकर मैं पैदा हुई। इतना तो उस इंसान के साथ भी गलत नहीं होता होगा जो दूसरे पर इतना गलत करता है, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या ही हो रहा है जो मेरे साथ इतना गलत होता रहता है। और मैं कोई गलत काम भी नहीं करती हूँ, बल्कि जॉब करती हूँ, घर पर रहती हूँ, इसके अलावा पढ़ती हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों भगवान, तुमने मुझे इतनी फूटी किस्मत दी है? रूही अपनी किस्मत को दोष देकर अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही जब भी रूही का कोई काम गलत होता या फिर बनते बनते बिगड़ जाता, तो रूही अपनी किस्मत को दोष दे दिया करती थी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रूही तैयार हो रही होती है, तभी उसकी दोस्त प्रीति आती है और बोलती है। तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुई है? तुझे पता है ना एग्जाम है हमारा 9 बजे से। अब तक की तू तैयार ही नहीं हुई है। अब तू लेट हो जाएगी और तेरी वजह से मैं भी लेट हो जाऊंगी, फिर दोनों ही लेट हो जाएंगे। तू ना अपनी किस्मत को दोष देने में लेट करवा देती है। तू जल्दी से तैयार हो जा, क्योंकि अब ना हमें निकलना है, मुझे लेट हो जाएगा नहीं तो। अरे कहाँ पहुँचे हो तुम? बहुत टाइम है। मैं तो हमेशा ही लेट निकलती हूँ और टाइम से पहुँच जाती हूँ। पता नहीं तुम लोगों को जल्दी आकर मिलता क्या है। जितना लेट जाओगे उतना सही रहेगा, कम से कम दिमाग शांत रहेगा और जाकर तुरंत पेपर मिल जाएगा। फिर अपना करने लग जाओगे। जल्दी जाओगे तो वेट करते रहोगे तो काफी देर तक, तब जाकर तुम्हें पेपर मिलेगा, फिर करोगे। इसलिए रुक जाओ, तैयार हो रही हूँ। अरे यार, जल्दी तो चल ले कम से कम, भले ही वेट करना पड़े, लेकिन हम लेट नहीं हो सकते हैं। रूही आराम से तैयार होने के बाद अपनी दोस्त प्रीति के साथ एग्जाम देने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ही रूही को बहुत ज्यादा जाम मिलता है और उसे एग्जाम सेंटर जाने में बहुत देरी हो जाती है। जब तक वह एग्जाम सेंटर पहुंचती है तो सेंटर का दरवाजा बंद हो चुका था और दोनों अंदर नहीं जा पाती। तभी प्रीति रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है। प्लीज हमें जाने दो, हमारा एग्जाम है। अगर हमारा एग्जाम नहीं हुआ तो हम फेल हो जाएंगे। प्लीज, रास्ते में ना बहुत जाम था, इसलिए ना हम लेट हो गए हैं, वरना हम कभी लेट नहीं होते हैं। प्लीज जाने दो ना। अरे जाम क्या तुम लोगों को लगता है, अब बाकियों के लिए नहीं लगता क्या? अरे बाकी भी तो समय से आए हैं, तो तुम समय से नहीं आ सकती थी क्या? अब नहीं आई, अब नो एंट्री के टाइम में तुम्हें एंट्री चाहिए। अब मैं नहीं देता एंट्री, अब जो करना है कर लो, निकल जाओ यहाँ से। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये किस्मत तो मेरा यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ रही है। मैंने कहा था ना, मेरी फूटी किस्मत है, हमेशा ही कुछ न कुछ खराब हो जाता है।
आज मैं एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगी अपनी फूटी किस्मत की वजह से। भगवान, आपने मुझे फूटी किस्मत क्यों दी है? इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं होता जितना बुरा मेरे साथ होता है। प्लीज भगवान, मेरी इतनी फूटी किस्मत को बदल दो। मैं परेशान हो गई हूँ अपनी फूटी किस्मत से। ओ प्लीज, अब ना ये सब बोलना बंद कर दे। इसमें ना तेरी गलती है, ना कि तेरी किस्मत की। मैंने तुझे घर में ही बोला था कि जल्दी चल ले, अगर नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, वरना तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं होती है। अब देख लिया ना, हम पेपर भी नहीं दे पाए, इसलिए मैं बोल रही थी कि जल्दी निकल लियो, क्योंकि जाम वगैरह सब कुछ मिलता है रास्ते में। आज वही हुआ जो मैंने बोला था। सब कुछ तेरी गलती है, ना कि तेरी किस्मत की। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी अच्छा कर लूँ, अगर मैं सुबह आकर यहाँ पर बैठ भी जाती ना, तब भी मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता, क्योंकि मैं अपनी फूटी किस्मत को अच्छे से जानती हूँ। आज तक मेरा काम नहीं बन पाया क्योंकि मेरी किस्मत ही फूटी है। खैर, तुझे तो लगेगा कि मैं बहाने बना रही हूँ। सॉरी, मेरी वजह से तेरा भी एग्जाम नहीं हो पाया। रूही वहाँ से अपने घर आ जाती है और प्रीति अपने घर चली जाती है। दिन निकल रहे थे और रूही की यही आदत अब बढ़ती जा रही थी। काम में लापरवाही करने की वजह से रूही के बनते काम बिगड़ रहे थे, लेकिन वह किसी भी चीज का दोष खुद को ना देकर हमेशा ही अपनी किस्मत को दिया करती थी। रूही की इस आदत से आसपास के लोग काफी परेशान हो गए थे। एक दिन रूही अपने बॉयफ्रेंड मयंक से मिलने जाती है और बोलती है, यार, तुम कितने गरीब फटीचर हो। तुमने अब तक मुझे कुछ नहीं दिया। अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगे तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। मुझे लगा तुम मेरा खर्चा उठाओगे, मेरे शौकों को पूरा करोगे, लेकिन तुम्हारे तो खुद ही जिंदगी खराब है। मैं तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी लेकर आया था ताकि तुम्हें देकर प्रपोज कर सकूं, लेकिन तुमने तो सारी सच्चाई बोल दी कि तुम्हें मुझ में नहीं मेरे पैसों में इंटरेस्ट था। छी 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 छी, तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब मेरे ना सोने की अंगूठी के पैसे बच जाएंगे, इसको वापस कर दूंगा। और हाँ, अब ये मत बोलना कि ये सब नाटक था, तुमने मजाक किया है, क्योंकि सब कुछ मेरे सामने आ चुका है कि तुम कैसी हो। और हाँ, ये झूठा प्यार का दिखावा करना बंद कर दो और आइंदा से ना मेरे सामने आना मत, वरना गली के कुत्ते छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे। मयंक कितना बोलकर वहाँ से चला जाता है और रूही फिर से अपनी किस्मत को दोष देते हुए बोलती है, मेरी फूटी किस्मत कब मेरा पीछा छोड़ेगी? अच्छा खासा मयंक मुझे सोने की अंगूठी देकर प्रपोज करने वाला था और मेरी फूटी किस्मत की वजह से उसने हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया मुझसे। भगवान, न जाने आपने मेरी किस्मत में क्या ही लिखा है। फूटी किस्मत की वजह से कुछ अच्छा तो लिखा नहीं है, लेकिन इतना बुरा तो मत लिखो ना। कुछ दिनों बाद रूही को जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा छुट्टियां ले रही थी और काम भी ठीक से नहीं करती थी। इसीलिए रूही रोते हुए घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, देख लिया ना, अब तो आपने भी मेरी फूटी किस्मत को, मुझे काम से ही निकाल दिया गया है। अब बस बहुत हो गया रूही। काम चोरी करना, लापरवाही करना, ऑफिस ना जाना और तुझे काम से निकाल दे। तू इन सब का बिल किस्मत पे फाड़ दे। आज के बाद अगर तूने अपनी किस्मत को फूटी कहा ना, तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर शायद तू कुछ कहती रही हो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद रूही की अकल ठिकाने आ जाती है और फिर कभी वह अपनी किस्मत को फूटी किस्मत नहीं बोलती है और हमेशा मेहनत करती है। कार्तिक आए दिन अपनी नौकरी छोड़कर घर में पड़ा रहता था क्योंकि वह बहुत आलसी था, जिसके चलते वो किसी भी नौकरी में एक हफ्ते से ज्यादा रुक नहीं पाता था। सुबह के 9 बजे वो आराम से बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। तभी पायल वहाँ आती है। क्या जी, आप इतने आराम से बैठे फोन में गेम खेल रहे हो? काम पर कौन जाएगा? मैं? तुम तो हमेशा काम काम काम। अरे तुम्हें काम के अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या? आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तुमने ये कहा हो, सुनिए जी, आप ना आज काम पे मत जाइए, आप बस आराम कीजिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करेंगे। बोला है कभी? ये तो जब कहूँ ना, जब आप मुझे घर में दिखाई ना दे, लेकिन जब आप आए दिन घर में ही दिखाई देते हो तो घर में रुकने वाली क्या ही बात बोलूं। अच्छा, तो तुम मुझे आलसी समझती हो? समझने की जरूरत ही नहीं है जी, आप आलसी हैं और इतने आलसी हैं, आपको अपनी कमजोर बीवी पर तरस भी नहीं आता है कि बेचारी इतनी कमजोर है कि मैं इससे ज्यादा काम न करवाऊं। क्या कहा तुमने? तुम कमजोर हो? अरे ओ, खाती मुझसे ज्यादा हो और ताकत इतनी है ना कि 4 पहलवान को पटक दोगी उठा के।
यही बोलकर और समझकर आपने मुझे काम करने वाली मशीन समझ लिया है। अब ये सब छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए, आपके ऑफिस का टाइम हो रहा है। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? मेरी छुट्टी है आज। इसका मतलब आपने फिर से नौकरी छोड़ दिया ना? हाँ, वो बॉस अच्छा नहीं था। जब देखो तो हमेशा कहता था ये काम करो वो काम करो, और सैलरी उतनी देता नहीं था जितना वो काम करवाता था, तो छोड़ दिया। क्या करूं मैं आपका? 1 महीने में ये आपकी 20वीं जॉब थी जो आपने छोड़ दी। अब मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी? कितनी मुश्किल से मैंने उनसे कहकर आपकी जॉब लगवाई थी। यार मिल जाएगी नई जॉब, टेंशन किस बात की है? क्यों ले रही हो टेंशन? आप ना चुप ही रहिए और मुझसे बात मत करिए। अब पायल गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ पायल की सेविंग्स खत्म हो रही थी। आगे घर कैसे चलेगा, उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक पूरे दिन नौकरी देखने के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमता और रात में खाना पीना खाकर सो जाता। उसका ये आलसपन देखकर पायल का हमेशा खून जलता रहता था। एक दिन कार्तिक फोन पर बातें कर रहा था, तभी उसके पास पायल जाती है। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें पता है कितनी जरूरी बात कर रहा था मैं। तुम्हारा दिमाग क्या दिन पर दिन खराब होता जा रहा है? दिमाग मेरा नहीं, आपका खराब होता जा रहा है। इसलिए जिस उम्र में आपको घर चलाने की चिंता होनी चाहिए, उस उम्र में खा पीकर औरतों की तरह घर में पड़े रहते हो आप। अच्छा, मैं अगर 4 दिन घर में बैठ गया तो तुम मुझे खाने का ताना दे रही हो? एक बात भूल गई, बाकी दिनों में खाने का पैसा कौन ला के देता था? और अभी तक जो पैसा चल रहा है ना, वो मेरे है। मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आप काम नहीं करते हो, लेकिन आप सच में आलसी हो। 4 दिन में ही थक जाते हो और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाते हो। अगर मैं आपकी जितनी पढ़ी लिखी होती ना, तो पता नहीं क्या ही करती। तुम तो ये बोलो ही मत, बिना दवाई के एक दिन खड़ी तो हो नहीं पाती तुम, और मुझे आलसी बता रही हो। फिर भी काम तो सारा मैं ही करती हूँ ना। आप तो मदद करने के लिए भी नहीं आते हो कि मेरी बीबी कमजोर है तो मैं इसका थोड़ा सा ध्यान ही रख लूं। मुझे पता है क्या लगता है कि मैं घर आके गलती करता हूँ। घर आते ही तुम्हारी ये कच 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 शुरू हो जाती है। मजबूर आप ही करते हो। सारी सेविंग खत्म हो गई है और कुछ दिनों में आपने जॉब नहीं ढूंढी ना, तो शायद हमारे पास खाने के लिए भी कुछ ना बचे। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। तुम अपने काम से काम रखो। कार्तिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन कार्तिक के आलसपन में कोई सुधार नहीं आता। ना ही उसे अपने किसी जिम्मेदारी का एहसास होता है। लेकिन पायल अब उससे लड़ना छोड़ देती है और खुद ही अपने लायक काम ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन वो बाहर से आ ही रही होती है, तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और उसे गिरने से बचा लेती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? जब तू जानती है कि तू कमजोर है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? अपने आलसी पति को बोल दिया कर काम करने को। आंटी जी, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। आप तो सब जानती है, जब उनसे नौकरी ठीक से नहीं होती है तो बाकी काम ही क्या करेंगे वो। मतलब उसने फिर से नौकरी छोड़ दी? हाँ आंटी जी, काफी समय हो गया उनको नौकरी छोड़े हुए, लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं है। कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा ना तो हमें भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तो तू उसे समझाती क्यों नहीं? ऐसे आलस करके कब तक जीवन चलेगा? तू अकेली क्या करेगी? वैसे ही इतनी कमजोर है तू। आंटी जी, मैंने उन्हें हर तरीके से समझा कर देख लिया, गुस्से से, प्यार से, लड़ाई से, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कुछ बोलो तो सिर्फ हम दोनों के बीच में लड़ाई ही होती है। इसलिए अब मुझे उनसे कुछ भी नहीं कहना है। अगर आपके पास मेरे लायक कोई नौकरी है तो बता दो आंटी। नौकरी तो है, लेकिन तू घर और बाहर दोनों कैसे संभालेगी? तू बहुत कमजोर है बहू। आंटी जी, जब ये मेरे पति को नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूं? जब तक जान होगी लड़ूंगी। ठीक है, तो फिर कल से तू भी मेरे साथ उसी फैक्ट्री में चल जहां मैं पैकिंग का काम करती हूँ। सैलरी भी ठीक है और ओवर टाइम भी मिलता है, वो भी डबल। धन्यवाद आंटी जी। पायल इतना कहकर अपने घर के अंदर आ जाती है और कमला अपने घर चली जाती है। अगले दिन से पायल जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करके अपनी पड़ोसन के साथ फैक्ट्री में काम करने के लिए निकल जाती है।
दिन गुजरते हैं और बीतते दिनों के साथ पायल बाहर काम करके अपने घर का खर्चा तो चला ही लेती है, लेकिन दिन रात काम करने की वजह से वो अपनी कमजोरी को बढ़ाती जा रही थी। तभी एक दिन कार्तिक उसे बोलता है, आजकल तुम रहती कहाँ हो? दिखाई तो देती नहीं। चलिए, भगवान का शुक्र है आपने मुझसे ये बात पूछी तो सही। ये क्या बात हुई? अब पूछा है तो ताना मार रही हो, नहीं पूछता हूँ तो बोलती हो चिंता ही नहीं करते। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ? आपने कहीं जॉब पता करी, बात करी किसी जॉब के बारे में? हाँ, उसी में लगा हूँ। एक दो लोगों से बात भी की है, जैसे ही कुछ होता है बताता हूँ। कोई भी इंसान इतना आलसी और लापरवाह कैसे हो सकता है? पूरे दिन सोते रहते हैं और बोल रहे हैं काम देखता हूँ। अब क्या सोचने लग गई? कहीं मन में गालियाँ तो नहीं दे रही मुझे? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। रसोई में आपके लिए खाना निकाल रखा है, खा लीजिए। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तुम औरतों के पास काम ही क्या होता है सिवाय आराम करने के अलावा? घर का काम खत्म होते ही बिस्तर पे पड़ जाती हो और कहती हम बहुत काम करते हैं। पहले कपड़े धो जाके मेरे, और हाँ, प्रेस भी कर देना, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है। अपने पति की बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारे कपड़े वॉशिंग मशीन की जगह हाथों से धुलने बैठ जाती है, जिसमें उसे बहुत समय लग जाता है। उसके बाद वो सारे कपड़े प्रेस करती है। सोते सोते उसे बहुत टाइम हो जाता है और सुबह उठकर फिर से घर के कामों में लग जाती है और थोड़ी देर बाद फिर कमला के साथ काम पर निकल जाती है। लगातार काम करने के चलते वो हद से ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और फैक्ट्री में पैकिंग की हुई चीज़ों का बॉक्स लेकर सीढ़ियों से उतर ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और सर पर गहरी चोट लग जाती है। कमला उसके पास भाग कर आती है। पायल, बहू आंखें खोल। हे भगवान, इसके सर से कितना खून निकल रहा है और आप लोग मेरी मदद कीजिए, इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। कमला एम्बुलेंस को फोन करती है और पायल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलता है। कमला कार्तिक को लगातार कॉल करती है, लेकिन वो आराम से सो रहा होता है। कमला जैसे तैसे करके पेपर पूरा करके उसका ऑपरेशन शुरू करवाती है। थोड़ी देर बाद कार्तिक की आंख खुलती है। कमला की मिस कॉल देखकर उसे कॉल करता है। कमला उसको हॉस्पिटल बुलाती है। कार्तिक जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दुनिया में बहुत आलसी देखे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह आलसी कहीं नहीं देखा। तुम्हारी बीबी मर गई है या जिंदा है, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी, हुआ क्या है? अरे मुझे तो बताओ आंटी, प्लीज बताओ ना। कमला कार्तिक को पायल के परेशान होने से लेकर उसकी फैक्ट्री में नौकरी करने तक की सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर कार्तिक को अपनी गलती का एहसास होता है और पायल के होश में आते ही वो उससे माफी मांगता है और अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने का वादा भी करता है। साथ ही पायल का ख्याल रखना भी शुरू कर देता है। आशा अपने घर में अपनी जेठानी अनीशा, सास सरोज और अपने पति अंकित को बुलाती है और सबको बताते हुए कहती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस घर में नया मेहमान आने वाला है। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली। मेरे कान तरस गए थे इस खुशखबरी के लिए। भाभी, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप बड़ी माँ। अनीशा बहू से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। आशा की माँ बनने की खुशखबरी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हमारे घर में बच्चे की रौनक होने लगेगी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आशा की वजह से मुझे भी माँ बनने का सुख मिलेगा। आशा के आने से ही हमारे घर की सारी खुशियाँ वापस आ गई हैं। अब देखना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, कोई परेशानी ही नहीं होने दूंगी तुम्हें। दीदी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो आशा बहू को भी अपने मायके ही जाना होगा। माँ जी, लेकिन मेरी देवरानी के मायके वाले इतने गरीब हैं, देवरानी जी का ख्याल कैसे रखेंगे वो लोग? हम सब तो यहाँ है ना, तो आशा का ध्यान रखने के लिए उसे मायके भेजने की क्या जरूरत है? यहाँ सब कुछ है, लेकिन हमारे खानदान में अब तक जितने भी बच्चे हुए सब उनके ननिहाल में ही हुए हैं। माना जाता है बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो बच्चे पर आने वाली सारी बला टल जाती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन गरीब देवरानी है मेरी, उसे उसके मायके में वो सारी सुविधा नहीं मिल पाएगी जो यहाँ उसे हम दे सकते हैं। इसलिए आप मेरी बात को समझो माँ जी। बहू, मैं समझ रही हूँ, तुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है ये बात सुनकर जितनी मुझे हो रही है।
लेकिन मैं बस तेरी खुशी के लिए अपने घर की परंपरा तो नहीं बदल सकती हूँ ना। दीदी आप फिक्र मत करो, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस हालात में भी मेरे घर वाले मेरा ध्यान ना रख पाए। आप निश्चिंत रहो, मुझे लेकर मैं अपना ध्यान रख लूंगी वहाँ। हाँ भाभी, आप ना खामखा ही इतनी फिक्र कर रही हो। अरे अगर आशा को किसी भी चीज की कोई जरूरत होगी तो वो हमें बता ही देगी ना, हम तो हैं ही उसके लिए। अब तो तसल्ली हो गई ना, या अब भी मन में कोई बात है? ठीक है माँ जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अगर आपको सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन आशा तुम मुझे फोन करती रहना और कोई भी परेशानी हो तो बता देना। ठीक है दीदी, बस अब आप और चिंता मत करो। खुशखबरी दी थी मैंने, लेकिन आपका तो मुंह अब भी बना हुआ है। अरे नहीं, तेरी इस खुशखबरी की वजह से ही तो घर में इतनी चहल पहल है। अपना ध्यान रखना तुम। हाँ, अभी तो चहल पहल बहू के मायके में भी होगी। जब गोद भराई की रस्म होगी वो भी बहू के मायके वाले ही करते हैं। बस भगवान आगे भी सब कुछ अच्छे से ही संभाल ले। आशा के माँ बनने की खबर सुनकर सब बहुत खुश थे और सरोज अंकित को बोलकर आशा को उसके मायके भिजवा देती है। सभी लोग आशा के अब माँ बन के आने का इंतजार कर रहे थे। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनीशा सरोज के पास जाकर उसे कहती है, माँ जी, आशा की गोद भराई भी तो होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसके मायके वालों के यहाँ से कोई खबर नहीं आई कि कब होगी गोद भराई। तैयारी हम भी तो शुरू कर देते ना, अगर कुछ खबर मिल जाती तो। अरे वो सब तो उसके मायके वाले ही देखेंगे ना, और तैयारी भी कर ही रहे होंगे। जरूरी थोड़ा है हर छोटी बड़ी बात तुझे ही आकर बता दे। थोड़ा तो सब्र रख। माँ जी, अगर वो नहीं बता रहे तो हमारा फर्ज तो बनता है ना कि हम खुद ही एक बार उनसे पूछ लें। इतनी जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। और वैसे भी तू तो आशा बहू को जानती ही है, वो संभाल लेगी। मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि आशा बहू हमारे खानदान को वारिस दे रही है। पता नहीं क्या हो गया है सबको। मुझे भी खुशी है आशा के माँ बनने से, लेकिन यहाँ तो सब मेरी करीब देवरानी के गुण ही गाए जा रहे हैं। वारिस दे रही है तो क्या हुआ, इतना भी बड़ा कुछ थोड़ी कर रही है। बहू एक काम कर, तू आशा बहू के लिए एक नया गद्दा मंगवा ले। वो जब अपने मायके से वापस आएगी बच्चे के साथ तो उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए सब अभी से कर ले। माँ जी, आशा के कमरे में तो पहले से ही इतना अच्छा गद्दा है, तो फिर नए गद्दे की क्या जरूरत। गद्दा है लेकिन वो पुराना भी तो हो गया है ना। नया गद्दा होगा तो वो मुलायम भी होगा। आशा बहू को कमर दर्द वगैरह नहीं होगा, और छोटे बच्चे को भी तो मुलायम गद्दे ज्यादा आरामदायक लगते हैं। माँ जी ने आज तक तो कभी मेरे दुख दर्द के बारे में नहीं सोचा, और अब आशा के कमर दर्द के लिए इतना सोच रही हैं। उस गरीब देवरानी की माँ जी को इतनी चिंता है। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ, तो एक बार आशा बहू के मायके हो आइयो, उससे मिलना भी हो जाएगा। देख आइयो सब ठीक है या नहीं। ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन बाद ही जा सकती हूँ। ठीक है, जब समय मिले तब चली जाइयो। और हाँ, ये भी देख लियो कि गोद भराई की तैयारी शुरू हो गई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई होगी तो याद दिला दियो कि गोद भराई मायके वाले ही करते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बता दूंगी। सरोज इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग आशा पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये सब देखकर अनीशा को चिढ़ होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी टाइम बाद अनीशा आशा के मायके जाती है आशा से मिलने, जहाँ आशा झाड़ू लगा रही थी। आशा को देखकर अनीशा कहती है, अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? पता है ना, ऐसी हालत में झुककर काम नहीं करते। ये सब काम करने की जरूरत ही क्या है। चलो यहाँ आराम से बैठो। पहले आप यहाँ कब आई, और एक बार बता दिया होता कि आप आने वाली हो। बता के आती तो ये थोड़ी पता चलता मुझे कि तुम यहाँ आकर भी काम ही कर रही हो, वो भी इस हालत में। मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम गर्भवती होने के बाद भी ऐसे काम करो। मैं तो अपने ही घर का काम कर रही हूँ, कोई बाहर का काम थोड़ी कर रही हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ऐसी हालत में ये सब करना ठीक नहीं होता। तुम्हें कोई परेशानी हो गई तब क्या करोगी, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। आशा को ऐसे काम करते देखकर अनीशा का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अनीशा आशा को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर आशा की माँ नीलम आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, वो तो मैं बस यहाँ हाल चाल लेने आ गई थी। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा किया तुम यहाँ आ गई हाल चाल लेने। और बताओ, वहाँ घर पर सब ठीक है? हाँ, वहाँ तो सब ठीक है। वैसे काकी, आशा को 5वां महीना लग गया है। अब तो उसकी गोद भराई का समय भी आ गया है। तैयारी शुरू कर दी है ना आपने?
गोद भराई की तैयारी? वो अभी? दीदी, वैसे ही माँ के ऊपर मेरे आने से इतना खर्चा बढ़ गया है और अब इस बीच में गोद भराई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई ही नहीं होगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है। गोद भराई में तुम्हें ना जाने कितने लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे। बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा। बस तुम्हारी गरीबी की वजह से इतनी खास रस्म को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। लेकिन माँ जी ने बोला था ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो गोद भराई की रस्म भी यहीं से करवाने को बोलेंगी माँ जी। और आप तो समझ सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। तुम हमारे परिवार को इतनी बड़ी खुशी दे रही हो। माना मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसकी गोद भराई की रस्म ना हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारी गोद भराई की रस्म तो जरूर होगी। लेकिन कैसे होगी, आप खुद ही बताओ ना। मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लेकिन माँ जी को पता चल गया तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। माँ जी को हम पता ही नहीं चलने देंगे। देखो, माँ जी की परंपरा है ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो वो तो होगा ही। और रही गोद भराई की बात, वो मैं संभाल लूंगी। अनीशा अपनी गरीब देवरानी की गोद भराई की तैयारी करने लगती है और अपनी सास को बिना पता चले ही उसकी गोद भराई की सारी तैयारी करती है। और 2 दिन बाद जब आशा की गोद भराई होती है तो वहाँ काफी लोग आते हैं। अनीशा अपनी देवरानी की गोद भराई में उसे बहुत लोगों के आशीर्वाद दिलवाती है और सब कुछ अच्छे से होता है। सरोज को भी कुछ पता नहीं चलता और अनीशा की गरीब देवरानी की गोद भराई भी हो जाती है। शारदा अपनी बहू शोभना पर बहुत भरोसा करती है, क्योंकि शारदा घर की बड़ी बहू थी और जब से वो आई थी तब से शारदा को कोई भी काम नहीं करने देती थी। ऐसे ही एक रोज शारदा की बहू शोभना देर रात अपनी सास का पैर दबा रही होती है। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, अब तक तो देवर जी की उम्र भी हो रही है, तो क्यों ना आप उनके लिए रिश्ता ढूंढें। बहू, तू कह तो सही रही है कि मुझे अशोक के लिए एक अच्छी लड़की देखनी चाहिए, लेकिन आजकल लड़कियां भी इतनी जल्दी मिलती कहाँ है। अगर तेरे नजर में कोई लड़की हो तो बता। आखिर तू भी तो इस घर की बहू है और अशोक भी तो तेरा देवर ही है। अरे माँ जी, ढूंढना क्या, मैं तो कहती हूँ मेरी चिक्की से देवर जी की शादी करवा दीजिए। अरे बहू, तू भी कैसी बातें कर रही है। मेरा बेटा 25 साल का है और तू उसके लिए बच्चों का रिश्ता ला रही है, ये चिक्की पिक्की। अरे नहीं माँ जी, चिक्की मेरी छोटी बहन, और आपको भी वो कितनी पसंद है। आप कहे तो मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ। देख बहू, तेरी छोटी बहन पसंद तो खूब है, लेकिन सच कहूँ तो एक घर में 2 बहनें कुछ सही नहीं है। घर का माहौल खराब होता है। शोभना चाहती थी कि उसकी बहन की शादी उसके छोटे देवर से हो जाए। अशोक बहुत अच्छा और संस्कारी लड़का था, लेकिन शारदा इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही थी। लेकिन शोभना ने भी मन बना लिया था कि वो अपनी छोटी बहन की शादी अगर करेगी तो सिर्फ अशोक से। जी, आपका लड़का कितना कमा लेता है और कहाँ तक की पढ़ाई की है उसने? जी, हमारा बेटा इतना कमाता है कि आपकी बेटी को बस रानी बनाकर रखेगा। हाँ, देवर जी तो एकदम भोले हैं, भोले। उन्हें कोई आकर मार जाए या फिर गाली भी देना तो मजाल जो कभी वो पलट कर जवाब दे दे। अरे इसे भोला कहते हैं? ऐसा भी कोई मर्द होता है क्या जो मार खाए या गाली सुने? कल को अगर आकर कोई मेरी बेटी को गाली देकर गया या मार कर गया तो? अरे बहन जी, अब दोस्तों को क्या ही बोल सकते हैं। कोई दूसरा आएगा तो मैं ही उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन माँ जी, मर्दों को तो घर में सख्त रहना पड़ता है ना। एकदम सही कह रही है बेटी तू। थोड़ा तू अपनी सास को भी अकल दे। चलती हूँ बहन जी, राम राम। आप अपने गधे जैसे बेटे का कहीं और रिश्ता तय कीजिए। इतना बोलकर लड़की की माँ चली जाती है और शारदा अपना सर पीटते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू, क्या जरूरत थी तुझे ये सब बोलने की, वो भी लड़की की माँ के सामने। तुझे पता है ना ये रिश्ता कितने मुश्किल से मिला था। लेकिन माँ, मैंने तो बस सच बोला, लेकिन उन्होंने इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी अपने जीते जी देख पाऊंगी। हे प्रभु, ये रिश्ता भी चला गया।
माँ जी, मुझे तो लगता है देवर जी पर कोई ग्रह है, वरना जैसे आप कह रही हैं कि पहले भी देवर जी के लिए कई रिश्ते देख चुकी हैं आप, कोई तो हाँ भी करता। यहाँ तो बात भी नहीं बन रही। जैसे भी बहू, जाने अनजाने में तूने एकदम पते की बात कही है। मुझे भी अशोक की कुंडली मिलवानी होगी। अब अगले ही रोज शोभना एक पंडित को घर बुलाती है और अशोक की कुंडली दिखवाती है, जिसमें वो पंडित अशोक पर बहुत से दोष और ग्रहों के बारे में बता देता है। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? इतने सारे दोष और ग्रह है मेरे बच्चे पर। तभी मैं सोचूं, ना तो मेरे बेटे के चेहरे में कोई दिक्कत है, ना ही उसमें किसी और चीज की कमी है। तो ये देखने वाले मेरे बेटे को पसंद करने से पहले ही मना क्यों कर देते हैं? माँ जी, जो मैं पूरी शिद्दत से चाह लूँ ना, उसको पूरा करने में अगर पूरी कायनात भी मेरे खिलाफ हो जाए ना, तो मेरी कोशिश नाकाम नहीं होती। ये पंडित मेरा लड़की वालों के कान भरने का काम भी मैं ही करती आ रही हूँ, तो जीत आपकी कैसी हो सकती है? शारदा बहुत परेशान हो जाती है और अब वो ये बात अपने बहू और बेटे से कहती है। माँ, अगर पंडित जी ने कहा है कि अशोक की कुंडली में दोष है तो होगा। आप एक काम कीजिए, अशोक की शादी मेरी साली चिक्की से करवा दो। फिर घुमा फिरा कर वही बात। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों बहुएं एक ही घर से हो। माँ, लेकिन आप ये भी तो देखो, अशोक की शादी की अभी एकदम सही उम्र है। अजी, मैं तो बहुत समय से माँ जी को कह रही हूँ, लेकिन माँ जी है कि मान नहीं रही। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना जिद कर रही हो तो मैं इसी रिश्ते के लिए हाँ करती हूँ। सच्ची माँ जी, क्या बात है, देवर जी और चिक्की की जोड़ी नजर ना लगे। लेकिन बहू, मैं इस शादी के लिए हाँ तो कर रही हूँ, लेकिन याद रहे, जिस दिन तुम दोनों बहनें ने मिलकर घर में कलेश किया, मैं दोनों को घर से निकाल दूंगी। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो आप? अरे दोनों बहनों में ना बहुत प्यार है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये दोनों बहनें ये झगड़ा नहीं करती एक दूसरे से। अब जैसे ही शोभना की सास शारदा अपने छोटे बेटे अशोक की शादी अपनी बड़ी बहू शोभना की बहन से फिक्स करती है, सारी चीज जल्दी जल्दी में निपटा भी देती है और लगभग 15 दिनों के अंदर शादी करके शोभना की बहन चिक्की अपने ससुराल आ जाती है। अरे बधाई हो शारदा, आखिर तूने अपने छोटे बेटे की शादी कर ही ली। हाँ हाँ कमला, बस अब बच्चों की शादी से बेफिक्र हो गई हूँ। अरे आजा, बहू को देखती जा। अरे शारदा, तेरी बहू का चेहरा इतना आम क्यों है? कुछ खास तो लग नहीं रहा तेरी नई नवेली बहू को देखकर, पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने तेरी इस बहू को कहीं देखा है शायद, पर कहाँ याद नहीं है। अरे कमला, तू भी कुछ भी बोलती है। मेरी बहू को देख, हीरोइन फेल है इसके सामने, और तू है कि मेरी बहू की बुराई कर रही है। और तू करे भी क्यों ना, तुझे तो जलन हो रही होगी। आखिर शारदा ने अपने बेटे के लिए चांद से दुल्हन ढूंढ ही लिया। अरे वो बात नहीं है, एक मिनट, मुझे शांति से सोचने दे पहले। मैंने इसे कहीं तो देखा है। अरे ये तो मेरे ससुराल की साइड की है, और माँ जी भी इसका सही नाम ले रही है, कमला कमला। एक बार याद आ जाए कि मैंने शारदा की नई बहू को कहाँ देखा है। अच्छा तू सोच, तब तक मैं तेरे लिए चाय मंगवाती हूँ। ना जाने तूने मेरी बहू को कहाँ देख लिया जो इतनी बेचैनी हो रही है। याद आ गया शारदा, याद आ गया। अच्छा तो अब बता भी दे, कहाँ देख ली तूने मेरी बहू को, ये नूर सा चेहरा आम होते हुए? अपने मायके के सबसे अमीर जमींदार के घर में देखा है मैंने तेरी बहू का नूर सा चेहरा। कमला के चिल्लाने की आवाज से वहाँ केशव और शोभना भी आ जाते हैं। अरे कमला, तू ये क्या कुछ भी बोले जा रही है? कहना क्या चाहती है, साफ साफ क्यों नहीं कहती? अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरे गांव के जमींदार भैरव की ये दूसरी पत्नी है, ऐसा ही कुछ नाम था उसका। अरे कमला काकी, आप ये कुछ भी कह रही हैं। अरे तू चुप कर बहू। शारदा, तुझे विश्वास नहीं है तो अपने भाई के बेटे की शादी की फोटोज दिखा दो तुझे। अरे कमला काकी, ये सब आप जो भी बोल रही हैं ना, वो थोड़ा सोच समझ कर कहिए, मेरी बहन की जिंदगी भर का सवाल है। बोल, मैं अभी अपने भतीजे के गांव से फोटोज मंगवाऊं। नहीं रुक कमला, मुझे तुझ पर इतना तो विश्वास है,
तो बिना मतलब किसी पर इल्जाम क्यों ही लगाएगी? माँ जी, आप इनकी बातों में आकर अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? बहू, तू सच बताएगी या पुलिस को बुलाऊं? मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसी जिंदगी जिए। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। दरअसल बात ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी एक नहीं 2 शादियाँ हुई हैं, लेकिन अभी जब मैंने अशोक जी से शादी की है उस वक्त मैं विधवा थी। क्या क्या बोली? विधवा थी? यानी शोभना, तूने एक विधवा की शादी मेरे बेटे से करवाई, वो भी तीसरी बार? हाँ माँ जी, चिक्की की ये तीसरी शादी है और ये सब मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि मेरी बहन की जिंदगी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि लोग उसे और कुछ कहें। लेकिन बहू, तूने मेरे बेटे की जिंदगी तो खराब कर दी ना। कहाँ मेरा बेटा कुंवारा और कहाँ तेरी बहन की ये तीसरी शादी है? माँ जी, मेरी एक शादी बचपन में कराई गई थी, लेकिन जब हम बड़े हुए रास्ते और फैसले दोनों बदल गए। दूसरी शादी कमला काकी के गांव वाले जमींदार से की और उसकी मौत के बाद ये मेरी तीसरी शादी है। शारदा को ना चाहकर भी अपनी बहू को रखना ही पड़ता है, क्योंकि अशोक नहीं चाहता था कि उसके साथ साथ उसके घर वालों की बदनामी हो।